Hello everyone. So from today we are going to start our PYQ series for UPPCS 2024. इस सीरीज़ में हम लोग लास्ट 35 के पेपर ऑलमोस्ट 35 पेपर वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम 1991 टू 2023. इसमें 2-3 बार री एग्ज़ाम हुए हैं तो हम लोग वो वाले पेपर भी डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ मैनी. लेट्स स्टार्ट. So our first question is, the word Satyamev Jayate has been taken from Manusmriti, Bhagavad Gita, Rigved और मुंडाका उपनिषद. So the word Satyamev Jayate has been taken from, it is taken from मुंडाका उपनिषद. ये मुंडाका उपनिषद से लिया गया है. ये जो सत्यमेव जयते सिंबल है, ये जो लाइन कैपिटल अशोका में जब लगा देते हैं, जो अशोका का पिलर है सारनाथ में, उसमें जो लाइन कैपिटल है उसमें लगाए थे तो नेशनल एम्बलम बन जाता है. तो ये हमारा नेशनल एम्बलम ऐसा दिखता है और उसमें नीचे यहाँ सत्यमेव जयते लिखा रहता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल ब्रांच ऑफ इंडियन फिलॉसफी. तो इंडियन फिलॉसफी की जो 6 ब्रांच है उसमें सबसे अर्लीस्ट सबसे पहली ब्रांच कौन सी थी? तो ये थी सांख्या. सांख्या इसकी पहली ब्रांच थी और जो इसके जिन्होंने ये स्थापना की थी, जो इनके प्रोपाउंडर थे वो थे कपिला मुनि. कपिला मुनि. तो इस सीरीज़ में जो हमारी अगर हम देखें तो हमारी 6 कौन कौन सी थी. तो एक थी यहाँ लिख देते हैं जैमिनी. जैमिनी जो ऋषि थे उन्होंने मीमांसा फिलॉसफी वो निकाली थी. देन कनद थे, कनद ने निकाली थी वैशेषिका. देन पतंजलि ने निकाली थी योगा. देन ऋषि गौतम ने निकाली थी न्याय. उसके बाद आखिरी है वेदांता. ये निकाली थी इन्होंने भद्रायन के द्वारा. तो ऐसे करके हमारी 6 फिलॉसफीज टोटल हैं. फिर नेक्स्ट है कि बुद्धा की टीचिंग जो है वो किस चीज़ से रिलेट करती हैं. तो बुद्धा की टीचिंग है वो रिलेट करती हैं प्रैक्टिसेस एंड सैंक्सिटी ऑफ कंडक्ट. इसके लिए कोड है KFC. तो इसको ट्रिनिटी बोलते हैं, बुद्धा की टीचिंग्स की ट्रिनिटी है. तो इसके अंदर आता है राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट. ये तीनों बुद्धा की ट्रिनिटी में आती हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रूलर हैज़ वॉन मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम. तो पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र ये किसने जीता था? तो ये पहली बार अगर हम देखें तो जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने. जब सिकंदर ने भारत के इस एरिया में आक्रमण किया था, तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य डिसाइडेड टू एनेक्स मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कुशना प्रिंस थे कनिष्क, इनने कब स्टार्ट किया था? अगर आपको याद होगा तो जब इनका कॉरोनेशन हुआ था, अगर इससे रिलेटेड है, इनका जब कॉरोनेशन हुआ था ओके, तो उस टाइम पे इन्होंने एक एरा स्टार्ट की थी और वो एरा है 78 AD में स्टार्ट की थी और इसको बोलते हैं शाका एरा, शाका सामंत. ओके, तो ये पूछा है कि इनका कब हुआ था, तो उसमें हम देखा जाए तो ये 78 AD में ही हुआ था. द नेक्स्ट है, विच रूलर हैज़ बिल्ड द स्तूपा ऑफ सांची. सांची का स्तूपा किसने किया था? सांची का स्तूपा अशोका ने बिल्ड किया था. तो जो सांची का स्तूप था वो अशोक ने बिल्ड किया था. लेकिन अगर हम देखें कि इसकी जो पेरीफेरी थी, तो इसकी जो स्तूप की जो पेरीफेरी थी ये की थी पुष्यमित्र सुंगा, जो कि सुंगा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे. तो इन्होंने इसकी पेरीफेरी बनाई थी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फिलॉसफी आउट ऑफ दीज ऑल. तो रामानुजाचार्य हैं वो हैं विष्टि अद्वैतवाद से. अद्वैतवाद जो फिलॉसफी थी ये दी थी
शंकराचार्य ने। फिर इसमें विष्टि लगा के अद्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब दो होते हैं, एक होता है प्रकृति दैट इज नेचर, दूसरा पुरुष। ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों के बारे में ही ये सारी फिलॉसफी रिलेटेड है। तो इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके इन्होंने अपनी खुद की फिलॉसफी दी थी, जिसे विष्टि अद्वैतवाद कहते हैं। ये वेदांता के जो स्कूल हैं उसके अंदर ये आती हैं। अब वेदांता मैंने बताया आपको किसने फाउंड किया था, भद्रायन ने। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो द्वैतवाद की जो फिलॉसफी थी ये वाली, ये दी थी माधवाचार्य ने। ये माधवाचार्य की फिलॉसफी थी। देन वी हैव नेक्स्ट इज कंडारिया महादेव टेम्पल खजुराहो में। ये किसने बिल्ड किया था? उसके पहले, इस आंसर के पहले बताता हूँ मैं। कंडारिया जो खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। और ये जो टेम्पल्स हैं ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो जो इसमें 3 हैं ग्रुप, एक तो है खंडारिया, ओके। देन सेकंड है विश्वनाथ टेम्पल। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर 3 आते हैं। और थर्ड है मतंगेश्वरा। ये तीनों हैं। तो ये चंदेल रूलर्स के द्वारा कराया गया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड, चोला का जो एरिया था वो कहाँ था? तो अगर ये देखें, ऐसा था चोला का एरिया, मान लो तो यहाँ इस एरिया में लगभग यहाँ चोला थे। तो ये है कोरोमंडल कोस्ट। ये कौन सी कोस्ट है? ये है मालाबार कोस्ट। मैप में देख सकते हैं आप, ये चोला, चेरा एंड पांड्या। देवी ट्रिनिटी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। देन वी हैव मीनाक्षी टेम्पल, वो कहाँ लोकेटेड है? तो मीनाक्षी टेम्पल को जो बनवाया था वो बनवाया था पांड्याज ने, ओके। और मीनाक्षी टेम्पल के बारे में कुछ और जान लेते हैं पहले। मीनाक्षी टेम्पल लॉर्ड शिवा, भगवान भोलेनाथ और मीनाक्षी जो कि पार्वती जी का ही एक अवतार है, उनको डेडिकेटेड है। ये बहुत ही फेमस है क्योंकि इसमें 2000 से ज़्यादा पिलर्स हैं। तो लॉर्ड शिवा को यहाँ पे कहते हैं सुंदरेश्वरा, ओके। ये मदुरई में लोकेट है। अगर फोटो देखना चाहें तो ऐसी इसकी फ़ोटो है। ये है मीनाक्षी टेम्पल। देन विच साउथ इंडियन स्टेट हैज़ द बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन? साउथ इंडिया के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे उसमें बेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था चोलास का, ओके। हाँ, चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन विलेज में बेस्ट था क्योंकि इनका थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच था। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच था फॉर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने डिफरेंट एरिया को बना रखा था और उसी के हिसाब से वो एक अपने आप एक अथॉरिटी देते थे, सेंट्रलाइज नहीं था। देन वी हैव व्हिच इज द कैपिटल ऑफ चालुक्य? चालुक्य की कैपिटल थी वतापी, जो कि आज की डेट में बदामी है इन कर्नाटका, वहाँ पे थी। कन्नौज किसी कैपिटल थी? हर्षवर्धन, वर्धना डायनेस्टी के थे। तो ये देखेंगे आप, ये रहा वतापी, ये जो प्रेजेंट डे का बदामी है वहाँ पे। विच वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा जो महान थे, जिनके अंदर में सबसे ज़्यादा एरिया आया, वो थे पुलुकेशना II। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेल रूलर वॉज नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनवी? तो ये थे विद्याधर। विद्याधर कभी भी गजनवी से नहीं हारे एंड ही वॉज अ चंदेल रूलर, ओके। देन दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पे है? दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड है राजस्थान में, ये भी माउंट आबू में। ये है दिलवारा जैन टेम्पल। अगर हम दिलवारा जैन टेम्पल के बारे में और जानना चाहें
तो ये चालुक्य डायनेस्टी के थे, उनके द्वारा बनवाया गया था और ये अरावली हिल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इब्न बतूता जो थे वो जब इंडिया में आए थे तो इस समय इंडिया का रूलर कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता की ये बहुत फेमस किताब है, कई बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी है, तो उन्होंने बुक लिखी है रिहाला। देन इन सल्तनत पीरियड मोस्ट रिच सुल्तान हैड बिलोंग टू विच क्लास? जो सल्तनत पीरियड के सबसे ज़्यादा जो सुल्तान थे और मोस्ट जो रिच लोग थे वो किससे थे? वो थे टर्किश। ओके, वो लोग टर्किश थे। द नेक्स्ट सिंध वॉज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का कॉन्क्वेस्ट कब किया था? तो इसका सही आंसर है 712 में इन्होंने सिंध रीजन का कॉन्क्वेस्ट किया था और फिर यहाँ पे इन्होंने अरेबियन मुस्लिम का रूल इस्टेब्लिश किया था। तो कह सकते हैं कभी पूछा जाए विच वॉज द फर्स्ट अरब इन्वेजन नॉट टर्किश, अरब इन्वेजन किसने किया फर्स्ट इंडिया में? तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। देन कोर्ट हिस्टोरियन कौन थे? मोहम्मद गजनवी के कोर्ट हिस्टोरियन कौन थे? ये थे उतबी थे मोहम्मद गजनवी के कोर्ट हिस्टोरियन थे। देन स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी हु कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ही वही आदमी जिस नालंदा को भी जलाया था। ही वॉज द स्लेव जिसने लक्ष्मण सेन का रूल था बंगाल में, पहले उसको हराया और फिर लौटते टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, उसको जला दिया। Then which of the famous historian gave the statement an event of victory without result in the context of victory over Sindh of Arabs? ये किस हिस्टोरियन ने दी है? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल है, लेन पुले इन्होंने ये कहा है। बिकॉज जब ये अरब की विक्ट्री भी हुई थी सिंध के ऊपर, तो उसके बाद कुछ कंक्रीट हो नहीं पाया, ना कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, ना कोई कल्चरल इफेक्ट था, तो उन्होंने कहा विक्ट्री तो हो गई बट कुछ रिजल्ट नहीं आया इस विक्ट्री से। द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्पर विच इज़ नॉट इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो आंसर हैं। टॉम्ब ऑफ बाबर भी इंडिया में नहीं है एंड टॉम्ब ऑफ जहांगीर भी इंडिया में नहीं है। बाबर का जो टॉम्ब है वो है काबुल, अफगानिस्तान। ओके, अगर हम जहांगीर की बात करें तो इनका टॉम्ब है पाकिस्तान, शादरा, लाहौर, यहाँ पे इनका टॉम्ब है। देन फर्स्ट वेदशाला जंतर मंतर वो एस्टैब्लिश्ड बाय सवाई राजा सिंह जो जयसिंह हैं, इन्होंने 5 वेदशाला एस्टैब्लिश की थी। उन 5 में जो फर्स्ट थी वो थी जयपुर में, बिकॉज ही वॉज द रूलर ऑफ जयपुर। तो अगर हम देखें कि जयपुर के अलावा कहाँ कहाँ करी थी इन्होंने, तो एक इन्होंने की थी दिल्ली में, एक की थी मथुरा में, एक की थी बनारस में और एक की थी इन्होंने उज्जैन में, और पहली तो पता ही है आपको जयपुर में। तो टोटल इन्होंने 5 वो की थी। ये काफ़ी साइंस के प्रति इनका काफ़ी रुझान था। इन्होंने एक सेट ऑफ टेबल भी ड्रॉ किए थे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसे बोलते हैं जिज मोहम्मद शाही। ओके, देन अष्टप्रधान जो कैबिनेट वाला सिस्टम था ये किसका था? तो अष्टप्रधान, दिस इज़ वेरी फेमस क्वेश्चन, और ये शिवाजी का जो कैबिनेट था उनको कहते हैं। मराठास में एक्चुअली में ये यूज़ होता था, बाद में ये कल्चर स्टार्ट हो गया और ये अष्टप्रधान वाला चलने लगा। ओके, तो अगर इसमें देखें हम कौन कौन था, सबसे जो सीनियर होता था वो होते थे पेशवा, ठीक है, काइंड ऑफ पीएम है टुडेस। और फिर है सुमंत, काइंड ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। देन वी हैव मंजूमदार, इसे अमात्य भी बोलते हैं। अमात्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। देन वी हैव वाकिया नाविस, ये हैं होम मिनिस्टर। देन वी हैव
शुरा नाविस सचिव है ये, रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस। और उसके बाद है पंडित राव, ये ये रिलीजियस मैटर देखते थे। देन वी हैव शरे नौबत, यस शरे नौबत, ये चीफ कमांडर है। एंड एक और है न्यायाधीश, यस न्यायाधीश थे, ये लास्ट हैं, और ये होते थे चीफ जस्टिस। सो नेक्स्ट वी हैव हु इम्प्लीमेंट द इस्तमारी सेटलमेंट। इस्तमारी सेटलमेंट एक्चुअली हम देखें तो इसका जो नाम है इंग्लिश में वो है परमानेंट सेटलमेंट। ओके, तो परमानेंट सिस्टम सेटलमेंट बहुत इजी है, 1000 बार आगे क्वेश्चन आया होगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, हर जगह। और ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम स्टार्ट किया था। उसके बाद 2 सेटलमेंट और है, लेटर वील डिस्कस, रियायतवारी एंड महलवारी। ये तीनों ब्रिटिशर्स के टाइम पे 3 सेटलमेंट सिस्टम थे। फिर है 1857 जब रिवोल्ट हुआ तो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? 2 थे, पैल्मरस्टोन। पैल्मरस्टोन वॉज दैट टाइम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये पैल्मरस्टोन है, ये 1855 से लेके 65 तक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। देन वी हैव ऑन स्टेट वॉज मर्ज्ड इन ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी। इनको डलहौजी की फेमस पॉलिसी थी, किस इन आउट ऑफ दिस 4 किस ग्राउंड पे ऑन स्टेट का मर्ज किया गया था? तो आंसर है इसका मिस गवर्नेंस। तो एक्चुअली डलहौजी ने एक पॉलिसी निकाली थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो अगर किसी का नेचुरल और किसी का बच्चा नहीं हुआ है तो वो गोद लेके बच्चे को नहीं बना सकता था अपने उसका, ऐसे अगर ऐसा होता था तो डलहौजी उसको अपने एम्पायर में मर्ज कर लेता था। बट ऑन के केस में अलग था, ऑन में उसने मिस गवर्नेंस के चार्जेस लगा के ऑन स्टेट को मर्ज किया था। ओके, एंड दिस वाज डन इन 1856। और उस समय अगर हम देखें तो औंध के जो रूलर थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है HSRA was established by HSRA was established by चंद्रशेखर आज़ाद। पहले ये HRA थी और जब इसमें भगत सिंह का आ गए तब ये HSRA बन गई। और इसका जो फाउंडेशन था वो हुआ था फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में जो है फिरोज शाह कोटला 1928 में, दिल्ली। देन हु एस्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का जब कॉर्नवालिस आ रहे थे एज अ गवर्नर जनरल, बल्कि तो उनकी फर्स्ट कंडीशन ही यही थी कि मुझे ऑटोनॉमी चाहिए, काफ़ी कुछ। तो इन्होंने काफ़ी सुधार किए, पुलिस रिफॉर्म, पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशियल स्ट्रक्चर में। तो इट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। देन नेहरू इज़ अ नेशन डिवोटी वाइल जिन्ना इज़ अ पॉलिटिशियन। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये स्टेटमेंट है मोहम्मद इकबाल का। और ये स्टेटमेंट ऐसा उन्होंने कहा है, ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है, ऑफ इंडिया जो बुक है, उसमें नेहरू जी ने भी मेंशन किया है। देन ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी, रामराज। महात्मा गांधी के बेसिक प्रिंसिपल रामराज के इनमें से कौन से 2 प्रिंसिपल हैं जो थे? सिंपल है महात्मा गांधी तो नॉन वायलेंस आती बारी, और बाकी ऑप्शन का ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर्सेस बेसिक कोर कंसेप्ट, जिसके बिना रामराज स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा था एक ट्विन है। विच इज़ नॉट रिलेटेड विथ स्वराज जो पार्टी थी जो 1922 में फाउंड हुई थी, इससे इन चारों में से कौन रिलेटेड नहीं है?
तो स्वराज पार्टी के लिए बेसिकली अगर हम देखें तो मेन जो इसके आर्किटेक्ट थे वो थे मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, चितरंजन दास। ओके, सो गोपालाचारी, बाकी ये लोग भी एसोसिएटेड थे, तो इसका आंसर है राजगोपालाचारी वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ स्वराज पार्टी। देन जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था ये कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1990। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक उनको रख लिया था, एक और के साथ जनरल डायर ने जलियांवाला का कांड कर दिया था अमृतसर में ऑन द डे ऑफ बैसाखी। देन हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये चीज़ महात्मा गांधी ने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है उसमें भी उन्होंने बोला है कि गोपाल कृष्ण गोखले वॉज माई पॉलिटिकल गुरु, मेंटर एंड गाइड। ओके, देन बहिष्कृत भारत ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी और किस चीज़ से रिलेटेड थी? तो ये जो फाउंड की गई थी ये की गई थी बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बी आर अम्बेडकर ने 1927 में एक पब्लिकेशन निकाला था, बहिष्कृत भारत। ये एक वीकली मैगजीन थी और इसमें वो क्रिटिसाइज करते थे अपर हिंदू क्लास को, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन वगैरह भी इनकी रडार में रहते थे। देन गांधी इनविल अकॉर्ड वॉज साइन टू स्टॉप, ये जो अकॉर्ड है ये साइन हुआ था इनमें से कौन से मूवमेंट को रोकने के लिए? तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये चल रहा था, इसको रोकने के लिए इवन उस समय वाइसरॉय थे इंडिया के, ये पैक्ट 1931 में साइन हुआ था। और हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नमेंट अब्रॉड? जो जैसे देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी इंडिया की एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश 1940s में सिंगापुर वगैरह में। तो ऐसा ही पहला जो अटेम्प्ट किया गया था वो किया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, इन प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी इन अफगानिस्तान इन 1915 ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इन्होंने बोला था कि हम जिहाद छेड़ रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश। लाहौर सेशन कांग्रेस का वन ऑफ द मोस्ट का सुपर इम्पोर्टेंट सेशन है कांग्रेस का, ये कब हुआ था? इसका आंसर है 1929। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। 1929 में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पे 26 जनवरी को हम लोग अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाने को बोलते हैं। इस 26 जनवरी की वजह से हम लोगों का भी रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को पड़ता है। यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल का विभाजन हुआ और बाद में उसका यूनिफिकेशन हुआ जब बहुत ज़्यादा विद्रोह हो गया, तो कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1912 में। एक्चुअली 1905 में व्हेन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कर्जन, उस टाइम पे बंगाल का विभाजन हो गया। इट वॉज बाय देयर वाज सेवरल बेस्ड ऑन रिलीजन, बंगाल का डिवीजन हो गया। लेकिन बाद में जब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को बैकलैश देखना पड़ा, मूवमेंट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, ये हुआ, तो 1911 में किंग जॉर्ज ने बोला कि हम लोग बंगाल का यूनिफिकेशन करेंगे और वी विल बी शिफ्टिंग अ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो डिक्लेयर 1911 में होता, लेकिन जो इफेक्टिव हुआ वो 1911 में हुआ था। देन हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्लोगन एंड दिस वॉज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। Who gave the slogan "Do or Die"? It was given by Mahatma Gandhi during Quit India movement. उस समय 1942 में महात्मा गांधी ने
ये दिया था। देन हु वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट होम रूल लीग? 2 होम रूल लीग इंडिया में स्टार्ट हुई थी। एक हुई थी एनी बेसेंट के द्वारा, एक हुई थी तिलक के द्वारा। तो इनमें से पहले किसने की थी? क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में हैं, तो आंसर इज बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी ये थी, ये 1916 अप्रैल 1916 में बेलगाम, जो कि आज की डेट में डिस्प्यूटेड एरिया है, बट स्टिल लीगली इट इज़ इन कर्नाटका, वहाँ से स्टार्ट की थी। और सितंबर के महीने में एनी बेसेंट ने अपनी कर दी थी। देन हु स्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस? AOU, AOU, बट इनका भी दिमाग था, सहयोग सबका था, लेकिन इसको जो क्रेडिट देते हैं पहले वो AOU को देते हैं। और इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। ये हुआ बॉम्बे में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी को हम लोग किस और नाम से जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को हम लोग एक नाम देते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सुपर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में क्वेश्चन आता ही रहता है, हमेशा आता है, क्योंकि इन्होंने जो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, एक इनकी बुक भी थी उसके रिलेटेड, और ये कई बार प्रेसिडेंट रहे हैं INC के। देन फर्स्ट स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ था और कब हुआ? ये हुआ था 1907 में सूरत में, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ राज बिहारी बोस। ओके, तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स ऐसे करके कांग्रेस बाइफरकेट हो गई थी। देन हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन था, ये दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको जो फेमस किया था वो किया था भगत सिंह ने। मौलाना ऑप्शन में नहीं है, तो वी हैव टू गो विथ भगत सिंह। देन नेक्स्ट है इंडिया में ओल्डेस्ट माउंटेन्स, ये हैं अरावली की। अरावली की माउंटेन इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी ओल्डेस्ट है, अब तो काफ़ी घिस चुकी हैं, और ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक जाती हैं। और इसका एक्चुअली ये है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में अरावली माउंटेन्स का। ओके, देन नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? ये जो डैम है ये कौन सी रिवर पे है? दिस राइट आंसर इज कृष्णा। नागार्जुन डैम इज ऑन कृष्णा रिवर। इट इज़ लार्जेस्ट स्टोन मैसोनरी डैम इन वर्ल्ड, मतलब जो सीमेंट वगैरह जोड़ जोड़ के जो बनाई जाती है डैम, उस हिसाब से सबसे बड़ी डैम है कृष्णा डैम इन द वर्ल्ड। नागार्जुना कोंडा वाइल्ड लाइफ रिजर्व इसके आसपास है। द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू होल एरिया कितना है? तो उस टाइम पे तो ये शायद से 22% के आसपास था, बट हाँ, बट अभी जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, ISFI बोलते हैं, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का 24.67 और समथिंग इसके आसपास इंडिया का फॉरेस्ट कवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेनफॉल प्लेस इन इंडिया? सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो यूजुअली हो सकता है कि हम लोग हीट को लेके बीकानेर जैसलमेर को मारते हैं, बट द राइट आंसर इज ले। ले कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ तो बारिश इंडिया में सबसे कम होती है। देन इंडिया इज सेल्फ डिपेंडेंट इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? तो इंडिया में जो ये मिनरल है, इसमें से आउट ऑफ दीज तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, शायद से यहाँ पे
हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट, ओके ठीक है। सो इट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के इंडिया में बहुत रिजर्व है, और इंडिया डू नॉट इम्पोर्ट ग्रेफाइट फ्रॉम एनीवेयर वेयर। एक्चुअली जो ग्रेफाइट के रिजर्व्स है ना, वो हाईएस्ट कहाँ है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जो वहाँ पे ग्रेफाइट मिलती है ना, वो यूज़ करने के लायक नहीं है। फॉर दैट रीज़न इंडिया के ऑलमोस्ट मोर देन ऑलमोस्ट 43% जो इंडिया के रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन वहाँ की जो इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न हम लोग अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन वाइज तो देखा जाए तो इट इज़ नाउ तमिलनाडु, देन झारखंड एंड देन उड़ीसा, यहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है। देन हजीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री इज बेस्ड ऑन व्हाट? आपने इन दैट सेंस अगर आपने एक सुना हो HVJ, हजीरा, विजयनगर, विजयपुर, एंड देन वी हैव जगदीशपुर, ये गैस पाइपलाइन है। ये काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी अभी 2-4 साल पहले। तो उस हिसाब से तो हजीरा ये फैक्ट्री है, ये गैस की फैक्ट्री है। और आपको पता है कि गैस की फैक्ट्री में जो फर्टिलाइज़र में बनती है उसमें नेचुरल गैस का बहुत यूज़ होता है। तो ये गैस प्रोवाइड करती है, औंला करके एक जगह है यूपी में, यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र देती है। और एक कलोल है गुजरात में, यहाँ पे भी ये देती है अपनी गैस। और फूलपुर में भी देती है, फूलपुर भी यूपी में है, वहाँ भी देती है। तो इट इज़ ऑफ नेचुरल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स? सोशल पॉपुलेशन वी ऑल नो, इट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ऑलमोस्ट इंडिया की लगभग 20 से 22% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो MP में है। नेक्स्ट, बोकारो जो स्टील प्लांट है, बोकारो इज इन झारखंड, इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये किसकी हेल्प से इस्टेब्लिश हुआ? इट वॉज सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन वॉज द country which helped to establish Bokaro steel plant in India. It was during the third 5-year plan it was established. Then which is the smallest planet of the solar family? At that time, yes, it is Mercury. Mercury is the smallest planet in solar family. Then which is the closest planet to Earth? अर्थ के क्लोजेस्ट देखें तो यहाँ पे तो मान लो अर्थ है, यहाँ पे सन है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो ये या फिर ये यही होंगे ऑप्शन में, लेकिन वीनस ज़्यादा क्लोज है, तो आंसर शुड बी वीनस। देन व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स अकर? सोलर इक्लिप्स होती है, ये कब होती है? सोलर इक्लिप्स होती है न्यू मून डे पे। व्हेन जो मान लो ये अर्थ है, ये सन है, जब ऐसे आते आते और ये ऑर्बिट है मून का, यहाँ पे जब मून आ जाएगा और जो मून की शेडो होगी वो अर्थ पे पड़ेगी, तो सोलर इक्लिप्स बनता है। द शेडो ऑफ मून फॉल्स ऑन द अर्थ, सोलर इक्लिप्स बनता है, और इट हैपन्स ऑन न्यू मून डे। व्हाट इज अ मार्बल? मार्बल क्या है? इट इज़ इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फस रॉक, व्हाट काइंड ऑफ रॉक इट इज़? तो हम देखेंगे तो ये बन जाएगा, इट इज़ अ कन्वर्ज्ड रॉक। ओके, द कंपोजिशन ऑफ मार्बल, जो लाइमस्टोन होता है, जब वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर में पड़ता है तो वो मार्बल बन जाता है। ओके, जो उसके कैल्साइट पार्टिकल होते हैं वो मार्बल बना देते हैं। देन सू कैनाल, ये सू कैनाल है, ये कहाँ है? सू कैनाल है, इट इज़ इन USA। यस, USA में है ये, और ये कनेक्ट करती है सुपीरियर एंड हुरॉन को। द 5 फेमस लेक्स ऑफ USA आर होम्स। ओके, होम्स जो यहाँ की 5 हाँ लेक्स हैं, हुरॉन और सुपीरियर पता लग गया। उसके बाद M से है मिशिगन, E से है एरी, O से है ओंटारियो। तो ये जो लेक्स हैं ये ग्रेट लेक्स ऑफ USA कहलाती हैं। इसमें से एक और फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली जो मिशिगन है
दिस लेक्स इज एंटायरली इन यूएसए। और जो बाकी की हैं वो सारी की सारी यूएसए और कनाडा कनाडा के साथ शेयर करती हैं। द रीज़न बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ टाइडल वेव्स, टाइडल जो वेव्स होती हैं जिससे हम टाइडल एनर्जी निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, कर यूजुअली होता भी है लेकिन इंडिया में उसका पोटेंशियल बहुत कम है अभी, बट स्लोली स्लोली वी आर डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी टू हार्नेस इट। सो ये जो है ये क्यों होता है? तो एक्चुअली जो टाइडल वेव्स होती हैं वो बनती हैं सन, मून और अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ओके, तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून, जो ये अर्थ है मान लो ये और ये है, तो इनकी जो ग्रेविटेशन होगी पुल, उसकी वजह से पानी ऊपर नीचे होता है और टाइडल वेव्स बनती हैं। विच इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच? एक्चुअली वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच इज मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच is also called as Challenger. Okay, it is located near Philippines in Pacific Ocean. What is the datum line? Datum line एक क्या होती है? Is it international date line, imaginary line located at 0 degree latitude, horizontal line, sea level? ये क्या है datum line? तो इसका सही आंसर है ये। एक डेटम लाइन हमें एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग मान लो ये समुद्र है तो ये हमारी डेटम लाइन है, तो हम इसके ऊपर और इसके नीचे से हम लोग डेप्थ और हाइट का मेजर करेंगे। ओके, तो ये डेटम लाइन है, इमेजिनरी होती है, रिमेंबर। द नेक्स्ट इज कालगुरी इन ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर व्हाट? कालगुरी जो ऑस्ट्रेलिया में है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? इट इज़ फेमस फॉर गोल्ड प्रोडक्शन। गोल्ड प्रोडक्शन के लिए कालगुरी फेमस है। अगर हम देखें गोल्ड में, लेट्स टॉक अबाउट द मिनरल्स, गोल्ड मिनरल। ओके, गोल्ड की जो हाईएस्ट रिजर्व है वो कहाँ है? इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, देन साउथ अफ्रीका एंड देन रशिया। बट अगर हम आज की डेट में देखें तो गोल्ड के हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स कौन है? इट इज़ चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड देन रशिया। Which of the following is called as the world sugar bowl? वर्ल्ड का शुगर बोल, दुनिया का शुगर बोल किसमें से किस जगह को कहा जाता है? सो राइट आंसर इज क्यूबा। क्यूबा इज अ स्मॉल आइलैंड कंट्री। इफ यू कैन सी हेयर इट इज, दिस इज क्यूबा, दिस इज यूएसए, दिस इज मैक्सिको, दिस इज वेनेजुएला, कैपिटल कराकस, दिस इज क्यूबा, हवाना, इट्स कैपिटल इज हवाना। सो हेयर इट इज कॉल्ड एज द शुगर बोल। फिदेल कास्ट्रो के लिए भी ये काफ़ी फेमस है क्यूबा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर? आयरन ओर इनमें से कौन सी कंट्री है जो हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है? जब ये क्वेश्चन आया था तब का अगर हम देखें तो शायद से उस टाइम पे इंडिया था, बट नाउ करेंटली सॉरी इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर आज की डेट में। ओके, स्टील पूछ लेगा तो इट इज़ चाइना, देन इंडिया, देन जापान। देन विच कंट्री इज फेमस फॉर कंट्री ऑफ सनशाइन? कंट्री ऑफ सनशाइन किस इनमें से किसको कहते हैं? तो राइट आंसर इज जापान। जापान इज कॉल्ड एज द कंट्री ऑफ सनशाइन। तो नॉर्वे को कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। एंड ब्रिटेन को कहते हैं कंट्री ऑफ सेटिंग सन, यूके, कंट्री ऑफ सेटिंग सन। फिनलैंड को कहते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, थाउजेंड्स लेक्स। जापान का जो लार्जेस्ट आइलैंड है, जापान 4 आइलैंड, इन 4 आइलैंडों से मिलके जापान बनता है, तो इन चारों में जापान का कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड है? तो इसका राइट आंसर है होंशु। होंशु इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। अगर हम जापान का मैप देखें तो यस, हियर वी हैव इन नॉर्थ इट इज़ होकाइडो, देन वी हैव होंशु, देन वी हैव शिकोकू एंड देन वी हैव क्योशू। तो होंशु इज़ द बिगेस्ट वन एज यू कैन सी इजीली। जो जापान की कैपिटल है क्योटो,
it is also the most densely populated island of Japan. Then which is the second completely literal village of India? ये उस टाइम के करंट अफेयर के लिए है. जो फर्स्ट कंप्लीट लिटरल विलेज था वो केरला का था, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में. एंड सेकंड उस टाइम पे जब नया नया बना था वो था बुड्ढापुर, दिल्ली. फर्स्ट अगर आप याद रख सके तो ठीक है. इट वॉज पोथानीकड़ फ्रॉम एर्नाकुलम, केरला. मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट. तो अभी 1991 के उस टाइम पे तो शायद से जम्मू कश्मीर हाँ जम्मू कश्मीर था. बट अगर हम 2011 के सेंसस से देखें तो इट इज़ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश इंडिया का मोस्ट स्पार्सली है. तब जम्मू कश्मीर था 1991 के टाइम पे. द वर्ड सेक्युलर हैज़ बीन एडेड. जो वर्ड सेक्युलर है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट किया गया है? जो जिसका राइट आंसर है 42nd. ये आया था 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी. यस, ड्यूरिंग इमरजेंसी जो थी 1975 से लेके 1977 के टाइम पे, उस टाइम पे ये आया था. इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे जो है ISS. ठीक है, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी. ये 3 वर्ड इसमें आर्टिकल किए गए थे. इस आर्टिकल को हम लोग इस जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको हम लोग और बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे हम लोग चेंजेस लेके आए थे. देन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ झंडा समिति? जो झंडा समिति बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो झंडा समिति जो थी उसके प्रेसिडेंट थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस झंडा कमेटी और फ्लैग कमेटी. फ्लैग जो नेशनल फ्लैग था उसको हमने एक्सेप्ट कब किया था? जुलाई 22 1947, आज़ादी के पहले हो गया ये. ठीक है. द कंटिजेंसी फंड कैन बी स्पेंट बाय द प्रेसिडेंट थ्रू. कंटिजेंसी 3 टाइप के फंड होते हैं. एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फिर एक है दिस कंटिजेंसी फंड, एक है पब्लिक अकाउंट्स. तो कंटिजेंसी फंड है ये कब हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, वो कभी भी खर्च कर सकते हैं. सो प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल ही कैन स्पेंड इट एंड इट इज़ अंडर द आर्टिकल ऑफ 267. इन कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिडुअरी पावर, जो रेसिडुअरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसको दी गई है? सेंटर को, स्टेट को, प्रेसिडेंट को, किसको? तो इसका राइट आंसर है रेसिडुअरी पावर है वो आर्टिकल 248 में वो दी गई हैं सेंटर को. सेंटर और पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन रेसिडुअरी पावर, नॉट स्टेट, नॉट एनीवन अदर. जो सॉलिसिटर जनरल है वो इंडिया का इज गवर्नमेंट एडवोकेट, द लीगल ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट, लीगल एडवाइजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. तो इसका सही आंसर है जो सॉलिसिटर जनरल है वो एक लीगल एडवाइज़र ही होता है सिर्फ. जो अटॉर्नी जनरल होता है उसको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये सब होता है. देन वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन तो रिडेंडम हो गई, ख़त्म हो गई है. तो अगर हम बात करें तो किस रैंक का होता है? प्लानिंग कमीशन अगर हम इसको रिप्लेस कर दें नीति आयोग से, तो नीति आयोग का जो VC होता है वाइस चेयरमैन, उसकी रैंक होती है कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है उसकी. और प्लानिंग कमीशन में भी सेम था. देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी डिसमिस्ड. चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कैसे डिसमिस्ड होगा? तो चीफ इलेक्शन कमीशन को डिसमिस करने का तरीका है प्रेसिडेंट डिसमिस व्हेन बोथ ऑफ द हाउस हैज पास्ड द रेजोल्यूशन विथ 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ, क्या ग्राउंड है? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. ठीक है, 2/3 की मेजोरिटी से करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट करेंगे आफ्टर रेजोल्यूशन पास हो जाएगा. देन ऑन 2 अक्टूबर 1859 द टाउन इन राजस्थान वेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. जो ये एक्चुअली इसका आंसर है नागौर. ये डेट भी याद रख लेना, पूछी हुई है कई बार.
तो नागौर एक राजस्थान में है। यहाँ पे पंचायती राज पहली बार स्टार्ट किया गया था और ये इंडिया में भी पहली बार ही था। उसके बाद नागौर के बाद इसको आंध्र प्रदेश में लिया गया था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्लोज? क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? एक्सपोर्ट क्लोज होता है, इंपोर्ट क्लोज होता है, एक्सपोर्ट दोनों क्लोज होता है, और कंट्रोल कैपिटल क्या होता है? अगर क्लोज इकोनॉमी है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही बंद होगा। जैसे कि अगर हम देखें आज की डेट में नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमी है, तो थोड़ा रेफरेंस मान सकते हैं, बट इलीगल स्मगलिंग तो चलती ही है चाइना के थ्रू और रशिया के थ्रू। बट नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी आज की डेट में देखा जाए तो क्लोज इकोनॉमी है। द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री को इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आती है? लैक ऑफ कैपिटल, यस। लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, यस। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, या मे बी। सो ऑल ऑफ द आंसर, ऑल ऑफ द अबव आर द दिस प्रॉब्लम। और भी इसमें ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, देन लैक ऑफ पावर, मैनेजरियल, skilled labor, then we have inadequate infrastructure, then there procedural knowledge नहीं होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। then the strategy for the development and industrialization of industries was part, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था वो किस 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जो प्लान है इसको बोलते हैं महालनोबिस प्लान, जो कि पीसी महालनोबिस ने बनाया था 1956 से 61 के लिए। दिस वाज द प्लान फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, इसमें हैवी इंडस्ट्रीज पे भी काफ़ी फोकस था वगैरह वगैरह। फिर इन द टैक्सेस, जो नीचे टैक्सेस दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स? इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? ओके, इनकम टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, आउटराइट सेल, अब तो सब मिल मिला के जीएसटी हो चुका है। ओके, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट है क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? डिक्रीज इन प्राइसेस, डिक्रीज इन द करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, लॉस इन द नेशनल करेक्टर। तो इट्स राइट आंसर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिवैल्यूएशन। इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, आजकल इससे क्या होता है? अगर वैल्यू ऑफ डिवैल्यूएशन होगा तो क्या होगा? इससे एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे फॉर फॉरेन कस्टमर्स। जो यूएसए वाले या फिर यूएई वाले हमसे जो सामान ले रहे हैं वो उनको और सस्ता पड़ेगा अगर डिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो काइंड ऑफ अ बूम देता है अगर आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है जैसे कि चाइना। लेकिन इंडिया में ऑयल वगैरह के वजह से काफ़ी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ज़्यादा डिवैल्यूएशन होना भी सही नहीं। तो स्टेबिलिटी इज़ द बेस्ट, देखा जाए तो स्टेबिलिटी इज़ द बेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। इन विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन द कार? कार के जो रियर व्यू होते हैं, ऐसे ये कार है, सॉरी ये कार है, जो इसके रियर व्यू होते हैं यहाँ ये यहाँ पे कौन से मिरर यूज़ होते हैं? तो दूर का ऑब्जेक्ट दिखना होता है, तो दीज आर कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड। यस, नेक्स्ट इज लॉन्ग रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं किस सरफेस से? जो अर्थ से जो लॉन्ग रेडियो वेव जाती हैं, ये अर्थ है, लेट्स सपोज ये कोई एंटीना है, ये लेयर्स हैं, फिर कौन सी लेयर से ये जाके टकरा के वापस आएंगी? ये होगी आयनोस्फेयर। तो मैं आपको ये लेयर्स अगर याद करूँ तो उसका एक निमोनिक है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। दिस इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ionosphere, exosphere. Then which of the following plants doesn't have a flower? It is fern. Fern has no flower. Fern has no flower. It's a vascular plant which reproduce. ये कैसे reproduce करता है? Via spores. No seeds, no flower. Okay. Who invented the पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। पोलियो, देन पास्चराइजेशन, पेनिसिलिन,
ये बार बार क्वेश्चन आता है। जॉन सॉल्व ने 1952 में पोलियो की वैक्सीन की थी। और अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो ये की थी फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने 1929 में, इन्होंने ये खोज निकाली थी। देन विच वन द फॉलोइंग विटामिन कॉज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉट बॉडी में किस विटामिन होता है उसका आंसर है राइट, विटामिन के। ओके, विटामिन के ये क्लॉटिंग में काम आता है, और इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं एंटी हेमोरेहिक विटामिन। द नॉर्मल बीपी कितना होता है एक हेल्दी पर्सन का, तो हम सबको पता होगा नॉर्मल बीपी सबका के 120/80। राइट इन कमेंट सेक्शन बीपी नापते किससे हैं, बीपी नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन वी हैव हाउ मेनी डेज शुड एन इन्फेंट बी वैक्सीनेटेड विद BCG। जो BCG जो वैक्सीन होती है जिसे बोलते हैं, इसका साइंटिफिक इसका पूरा नाम है बैसिलस कैलमेंटे-ग्यूरिन। ये वैक्सीन है, ये टीबी के लिए यूज़ होती है। ये बच्चे को कब दी जाए, एक्चुअली जो प्रैक्टिकली है तो सीधा बच्चे को जन्म होते ही दे देनी चाहिए, लेकिन वैसे हम इसको 12 महीने तक मतलब 1 साल तक कभी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके हाईएस्ट बेनिफिशियल तब होती है जब बच्चे को इमीडिएटली दे दी जाए। देन ब्राइट डिजीज़ जो है वो किस चीज़ को अफेक्ट करता है, ब्राइट डिजीज़ जो अफेक्ट करता है वो करता है किडनी को, किडनी को अफेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन आता है किडनी में। देन हिस्टीरिया डिजीज़ इज जनरली फाउंड इन यंग वुमेन। हिस्टीरिया एक मेंटल डिजीज़ है और यूजुअली ये यंग वीमेन में होता है। देन हाउ डज द प्लांट सेल वेरी फ्रॉम प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में 2 डिफरेंस है। ओके, प्लांट सेल एनिमल सेल। पहला डिफरेंस है सेल वॉल का, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेकेंड डिफरेंस है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन ग्रीन होता है ना वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो सेल वॉल इज द डिफरेंस। देन मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो कहाँ होता है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो ह्यूमन बॉडीज में होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी जो लेंथ होती है करीबन 20 फीट की होती है, और यहाँ पे ही मेजर एब्जॉर्प्शन फूड का वो होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं उसको हम बोलते हैं 23 पेयर्स। तो पेयर्स हो गए तो कितने हो गए 23 × 2 46, तो 46 होते हैं। और 46 में ऐसा होता है कि जो मेल होते हैं उनमें होता है 22 + X, यस, एंड वाई। जो फीमेल होती है उसमें होता है 22 XX। Then which animal among the following is not able to digest fiber? पिग फाइबर डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। पिग में जो उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो फाइबर डाइजेस्ट में कैपेबल नहीं होता है। Then if water pollution continues at this speed, then finally there is obstacle in rainfall, water cycle will stop, nitrate will unavailable for the aquatic life, oxygen molecules will be unavailable. Yes, this is the right answer. इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो जो डिमांड होती है लेक है या बहुत सारा पॉल्यूशन होगा तो जो डिकम्पोज होगा तो वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह हैं वो लोग भी ज़्यादा क्या बोलते हैं गैस CO2 वगैरह का जो होगा ज़्यादा एग्जर्ट होने लगेंगी, और उसकी वजह से यहाँ पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विल शूट अप। देन जो थारू पीपल है ये कहाँ मिलते हैं, मिलते हैं यूपी में। यूपी में कहाँ ये मिलते हैं, गोंडा डिस्ट्रिक्ट,
गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ये जो एरिया है वहाँ पे ये थारू जो है वो ट्राइब मिलती है। फिर है द रेडीनेस ऑफ एक्सीडेंट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, एक्चुअली जो ये सब क्वेश्चन हैं आई थिंक मोस्ट ऑफ देम जो बचे हैं अब ये सब उस टाइप के करंट अफेयर्स हैं, तो ये उस सेंस से तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है याद करने के सेंस से, बट इससे आप पता लग जाएगा नेचर यूपीपीसीएस का जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछने का जो नेचर है वो यहाँ से पता लगेगा। हाँ, तो रेडीनेस फॉर एक्सीडेंट रिपोर्ट है ये जो उस टाइम पे आई थी, ये किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। देन वी हैव, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन लखनऊ। लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है और इसकी स्थापना 1951 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट सेंड एन आर्मी टू गल्फ वॉर, ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है। तो जैसे अभी अगर आप देखो तो जहाँ जहाँ पे सिविलियन रिवोल्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे आप वहाँ देख लो तो इससे पता लगता है कि वो वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे चैड है, सूडान है, इन सब एरिया में जो भी चल रहा है वो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर वैसे उस टाइम पे था, चाइना ने कुछ नहीं भेजा था ऑब्वियसली। देन उस टाइम के जो वर्ल्ड कप हुआ था 1990s में, उसका विनर कौन था, उस टाइम का विनर वैसे वेस्ट जर्मनी था, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, बर्लिन वॉल, यूनिफिकेशन, ओके। देन द ऑपरेशन बाय मल्टीनेशनल आर्मी अगेंस्ट इराक, इसका इसका नाम क्या था, इसका नाम था डेजर्ट स्टॉर्म। द बर्थ सेंटनरी ऑफ सेलिब्रेटेड इन 1988 में किसके 100 साल हो गए थे जन्म को, तो ये थे ये यस रामानुजम, इनके 100 साल पूरे हो गए थे। देन वी हैव आफ्टर द अटैक ऑफ कुवैत द न्यू नेम गिवन टू कुवैत, कुवैत को जो इराक ने नया नाम दिया था वो शायद से मेरे हिसाब से कजीमा, यस मे बी। नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है, फाउंडिंग ईयर, ये आप लोग कमेंट में बताइए। फिर मैजेलिन स्पेसक्राफ्ट हैज़ बीन सेंट टू द प्लैनेट, किस प्लैनेट पे मैजेलिन स्पेसक्राफ्ट गया है, तो शायद उस टाइम कौन सा, शायद से वीनस था, आई एम नॉट श्योर, यस। जॉन मेजर बिकेम पीएम ऑफ ब्रिटेन, ओके, कौन अभी जैसे पीएम ऑफ स्कॉटलैंड बने हैं, पीएम ऑफ फ्रांस बने हैं, तो उस हिसाब से देख लेना। बीजेपी विड्रू द सपोर्ट फ्रॉम नेशनल फ्रंट, कौन से दिन बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ किया था, तो इट्स राइट आंसर इज तब तो ये था। देन वी हैव 9th लोकसभा डिसॉल्व कब हुई थी, 9th लोकसभा डिसॉल्व ऑन ए। देन वी हैव विच इज द, हाँ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट्स सैटेलाइट जो लॉन्च सेंटर है वो कहाँ है, इट्स केप कैनेडी, सुपर इम्पोर्टेंट। और ये कहाँ है, ये फ्लोरिडा में है, ओके। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कब प्रेजेंट हुई थी, जो मंडल कमीशन था ये बहुत न्यूज़ में रहता है, अभी भी न्यूज़ में है शायद। मंडल कमीशन था इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में, जनता पार्टी के जो उस समय थी पावर में और उसके जो पीएम थे मोरारजी देसाई, उन्होंने बनाई थी और उसने 1918 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल ऑर्डिनेंस, इसमें से सोशल ऑर्डिनेंस कौन नहीं है, डाउरी इज यस, सिविल राइट इज यस, इम्पीरियल यस, ये नहीं आंसर, दिस इज अ एक्ट रिलेटेड टू टेररिज्म, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इट इज सिक्योरिटी रिलेटेड एक्ट, दिस इज। देन अल्लाह रखा इज फेमस प्लेयर ऑफ तबला, तबला का अगर हम पूछे तो ओरिजिन मतलब स्टार्ट किसने किया था, तो आएगा आमिर खुसरो, सितार और तबला दोनों का क्रेडिट आमिर खुसरो को जाता है। फिर हाँ, नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, इसका राइट आंसर है हैदराबाद में है, दिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। देन यूनाइटेड नेशन प्रपोजल नंबर 660 डील किस चीज़ से करता है, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ अभी जैसे पैलेस्टीन का एक वो है रेजोल्यूशन की पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट मेंबरशिप दे सकते हैं क्या यूएन की, तो उसी लाइट में अगर आप देख सकते हैं तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइज ये इसका हेडक्वार्टर FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताइए। और इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो कब था, तो इसका जो फाउंडिंग ईयर था वो था 1945। दिस सुपर इम्पोर्टेंट। इसको 2 बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन को। वेयर इज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी का इंडिया में हाईएस्ट पोजीशन का है भावनगर। जो गुजरात की कोस्ट इंडिया की वहाँ पे टाइडल एनर्जी की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट वुमेन टू गेट द ज्ञानपीठ अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर की फील्ड में जो पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ये मिला था आशापूर्णा देवी को। शी इज़ अ बंगाली राइटर। और इनका जो नोवेल था उस टाइम पे उसका नाम था प्रथम प्रस्तुति, उसके लिए इनको मिला था और 1965 में मिला था इनको। देन रेलवे स्टाफ कॉलेज ये कहाँ है, ये है बड़ौदा में। अभी एक नेशनल रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट भी खुला है, ये भी बड़ोदरा का नाम बड़ोदरा हो गया वहाँ पे ये। फिर फर्स्ट इंडियन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड अब्रॉड ब्रिटेन, उस टाइम तो ब्रिटेन था, जैसे अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अभी एक स्वदेश करके एक एग्जीबिशन हुआ था, तो यहाँ पे इंडिया की जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे वो दिखाए गए थे। तो ये बताइए आप स्वदेश ये कहाँ हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम देखें इस क्वेश्चन से सिमिलर वो दिखता है। सो दैट वाज ऑल फॉर 1991। वेलकम। हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो बना दें, और अब 92 का ले लेंगे, 223 का ले लेंगे, आप लोग जैसे भी कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम लोग ले लेंगे एंड विल सी। डेली हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक PYQ दे दें 30 दिन PYQ। वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs इन UPPCS। ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस PYQ से आते हैं, तो इन दैट सिनेरियो इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। सो देखते रहिए एंड कोई भी रिकमेंडेशन हो प्लीज़ बताइए। थैंक यू, दैट्स ऑल।